हेलो दोस्तों, नमस्ते। अपन कर रहे हैं कक्षा 8 के जो बोर्ड परीक्षा है उसके लिए मॉडल पेपर को हल कर रहे हैं। तो अपन ने 3 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए थे गणित के। आज अपन चौथा मॉडल पेपर कर रहे हैं। चौथा मॉडल पेपर का पार्ट 1 मैंने जो 9 क्वेश्चन थे उनका डाल दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो जरूर देख लें, ताकि पूरे क्वेश्चन आपको पूरे सिस्टमेटिक समझ में आ जाएंगे। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से वीडियो प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा आप कक्षा 8 की गणित भी मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं, उसकी लिंक में मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहां से आपको PDF प्राप्त हो जाएगी और अन्य सभी वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो मॉडल पेपर 4 है गणित का। इसके अंदर अपन ने 9 प्रश्न कर लिए थे। तो देखो, मॉडल पेपर 4 के अंदर 9 प्रश्न हो चुके थे। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 क्या है दोस्तों? गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड क्या करना है? 5 - 2x का होल स्क्वायर, 5 - 2x से और 3 + x, इसको गुणा करना है। तो दोस्तों इसको गुणा कैसे करेंगे? तो गुणा करेंगे, देखो 5 - 2x और 3 + x। तो देखो दोस्तों, इसको यहां से समझना है। काफी बार पहले भी प्रश्न आ गया है। ये जो अकेला एक पद है ये पूरे व्यंजक से गुणा होगा, फिर -2 है वो पूरे इस आगे वाले व्यंजक से गुणा होगा। तो मैंने क्या किया, 5 यहां से निकाल दिया बाहर और ये ऐसा कैसा यहां लिख दिया, ठीक है। फिर -2x लिख दिया और फिर ये ऐसा कैसा यहां लिख दिया, ठीक है। तो 5 भी इससे गुणा हो गया और -2 भी इससे गुणा हो गया। अब देखो 5 को 3 से गुणा किया 15, प्लस 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 5 को x से गुणा किया 5x, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, और 3 को 2 से गुणा किया 6 और x, और माइनस प्लस माइनस आ गया, और 2x को x से गुणा किया तो 2x² आ गया, ठीक है दोस्तों। अब देखो संख्या सिर्फ अकेली है, 15 मैंने लिख दिया। इसके अलावा 5x है और माइनस का 6x है, तो 1x बचेगा किसका? माइनस का, क्योंकि माइनस का जो है वो बड़ा है, तो माइनस का x बच जाएगा और 2x² इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो मैंने बताया था आपको पिछले बार भी, मानक रूप में व्यक्त करना है। तो मानक रूप में कैसे व्यक्त करोगे? देखो दोस्तों, पहला है 0.00035, ठीक है। अब देखो मैंने कहा कि पॉइंट लगा हुआ तो संख्या छोटी होती है, तो संख्या छोटी होती है तो गुणा के अंदर जो 10 है उसके अंदर घात माइनस में लगती है, इतना याद रखना है। पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट अपन हटा रहे हैं, मतलब यहां से ये पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पॉइंट लेके आ रहे हैं, तो ये संख्या क्या है? संख्या छोटी है। तो छोटी है तो 10 की घात माइनस करनी है, ये बात ध्यान में रखनी है। और इस संख्या के अंदर पॉइंट नहीं लगा हुआ है, तो इसके अंदर ये संख्या बड़ी है, तो 10 की घात प्लस में लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे? देखो, अपन को एक संख्या, मानक रूप क्या होता है? एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना। तो देखो मैंने पॉइंट यहां लगाऊंगा 3.5 गुणा 10 की घात माइनस, क्योंकि ये पॉइंट लगा हुआ है इसलिए माइनस है। अब देखो पॉइंट को कितने आगे खिसकाया, यहां से उठाकर मैं इसको यहां लेके आया, तो कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, तो 10 की घात -5। इसी तरह से अगला, ये कितना है दोस्तों? देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 40 लाख, 50,000, ठीक है। अब देखो इसको पॉइंट को कहां लेके आना है? पॉइंट इसमें नहीं है मतलब लास्ट में है, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट को 4 के आगे, क्योंकि पॉइंट के इधर एक ही संख्या होनी चाहिए, तो मैं लिखूंगा 4.05, ठीक है, क्योंकि संख्या तक तो लेना पड़ेगा। 4.05 गुणा 10 की घात प्लस लिखने की जरूरत नहीं। अब पॉइंट यहां से उठाकर कहां लेके आया? यहां लेके आया, तो कितनी संख्या होगी? 1 2 3 4 5 6, तो 10 की घात 6। समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये प्रश्न बहुत इजी होता है, तो अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस बैक करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित बिंदु कौन से चतुर्थांश में स्थित होंगे? अब चतुर्थांश क्या होता है पहले तो आपको ये देखो अपने एक जो ग्राफ पेपर होता है, मैं आपको अलग से करके दिखा देता हूं एक बार। देखो जो अपना ग्राफ पेपर होता है, जैसे ग्राफ पेपर होता है उसके अपन 4 टुकड़े करते हैं, ठीक है। देखो ये x और ये -x, ये y और ये -y। अब देखो इसके अंदर कौन सी चीज आएंगी? ये प्लस का और ये प्लस का, तो इसके अंदर प्लस की संख्या आएंगी। अब देखो पहले x लिखते हैं ना, इसमें x किसका? माइनस का, और y किसका? प्लस का, तो इसमें माइनस प्लस वाली आएगी। इसमें देखो x भी माइनस का और y भी माइनस का, तो माइनस वाली आएंगी। और इसमें x प्लस का और y माइनस का, पहले x का लिखना फिर y का लिखना। तो अब इसके अंदर अब देखो, अब ये है प्रथम चतुर्थांश, ये है दूसरा चतुर्थांश, ये है तीसरा चतुर्थांश और ये है चौथा चतुर्थांश। अब संख्या कौन सी है? देखो दोस्तों, संख्या इसके अंदर संख्या है
प्लस का ही 2 है और प्लस का ही 1 नहीं लगा रखा, मतलब प्लस का है तो प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस कौन से चतुर्थांश में आएंगे? प्रथम चतुर्थांश में, तो अपन लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश। अब ये है दोस्तों माइनस माइनस की दोनों संख्या है, तो माइनस माइनस की कौन सी में इसमें आती है? ये कौन सा चतुर्थांश है? तीसरा, तो इसके आगे लिखेंगे तीसरे चतुर्थांश में आती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13। यदि 2 4 x यानी 24x नहीं है दोस्तों, यहाँ x की जगह कोई संख्या है, 3 का एक गुणज है जहां x एक अंक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 3 से विभाजकता का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार प्रश्न आ रहे हैं, इसका मतलब परीक्षा में ये प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक है। तो अपन इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? अपन लिखेंगे 2 4 x, 3 का एक गुणज है, ये पेपर में बता रखा है। ठीक है, अब 3 से विभाजकता का नियम क्या होता है, पहले मैं आपको समझा देता हूं। इन तीनों अंकों का योग होता है ना, वो अगर 3 के पहाड़े में आता है तो वो 3 से भाजक है। तो देखो 2 और 4 कितना हो गया? 6। अब 6 है, अब इसकी जगह क्या रखें? अब देखो 6 में भी तो 3 का भाग जा ही रहा है, तो इसकी जगह अपन 0 भी रख सकते हैं। इसके अलावा आगे भाग किसमें पहाड़े में क्या आता है? 3 के पहाड़े में 9 आता है, तो 6 और 3 यहाँ रखे, x बराबर 3 भी रख सकते हैं। 12 आता है तो x बराबर 6 भी रख सकते हैं, और फिर 15 आता है तो 6 और यहाँ 9 भी रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब फिर 18 भी आता है, लेकिन 18 आएगा तो 2 और 4 कितने हो गए? 6, और 6 और 18 करने के लिए यहाँ 12 रखने पड़ेंगे, तो 12 में तो 2 अंक हो जाएंगे, अपन को अंक रखना है 1। तो अपन कह सकते हैं कि इस x की जगह 0 3 6 और 9 हो सकता है। लेकिन इससे लिखने से पहले 3 से विभाजकता का नियम आपको परीक्षा के अंदर लिखना पड़ेगा, ताकि नंबर पूरे में से पूरे मिले। क्या लिखेंगे? संख्या के अंकों का योग, यानी ये संख्या इसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो, यानी 3 के पहाड़े में आता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 2 + 4 + x है बराबर क्या हो गया? 6 + x। अब देखो 6 में तो जा ही रहा है, तो x की जगह 0 भी रख सकते हैं। x की जगह 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, तो भी जाएगा 3 के पहाड़े में। x बराबर 6 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, वो भी 3 के पहाड़े में आएगा। और x बराबर 9 रखेंगे, वो भी 3 के पहाड़े में आएगा, क्योंकि 15 हो जाएगा। अब अपन 12 नहीं रख सकते। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है 14 प्रश्न। 6/3 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए, यानी 6/13 को गुणा करना, आपको 6/13 को गुणा करना है किससे? -7/16 का व्युत्क्रम, यानी अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो, तो 17 7 माइनस का तो है ही 16/7। अब इसको हल करना है 6/13 गुणा -16/7, तो अपन कर देंगे दोस्तों। -7/16 का व्युत्क्रम क्या लिखोगे? -16/7। अतः -16/7 गुणा 6/13 से गुणा किया, माइनस देखो दोस्तों प्लस और माइनस कितना हो गया? -16 6 96 और 13 7 91, 96/91 इसका आंसर हो गया। अब देखो दोस्तों अगला प्रश्न है, एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्गों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा प्रदर्शित की गई है। ये आलेख है, ये आलेख को ध्यान से देखो, आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा हाथ से बनाया हुआ है, पेपर के अंदर प्रिंट नहीं है। तो देखो दोस्तों यहाँ दिया हुआ है 2002 के अंदर जो अपना जो चार्ट है, जो ग्राफ है, कहाँ तक पहुँच रहा है? 4 तक पहुँच रहा है। फिर 2003 दिया हुआ है, 2003 का चार्ट कहाँ तक पहुँच रहा है दोस्तों? 8 तक पहुँच रहा है। ठीक है, 2004 का चार्ट कहाँ तक पहुँच रहा है दोस्तों? 6 तक पहुँच रहा है। 2005 का जो चार्ट है वो कहाँ तक पहुँच रहा है? 10 तक पहुँच रहा है। और ये 2006 वाला जो चार्ट है वो कहाँ तक पहुँच रहा है? 12 तक पहुँच रहा है। अब इन प्रश्नों के उत्तर देने क्या है? वर्ष 2002 में कितनी बिक्री थी? 2002 का ग्राफ कहाँ तक जा रहा है? 4, तो 4 इकाई बिक्री थी। अब 4 इसमें प्रिंट नहीं है कि 400 है कि 4 करोड़ है, क्या है, तो अपन 4 इकाई लिख देंगे। तो अपन क्या आंसर लिखेंगे? पहले का 4 इकाई। फिर दोस्तों दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2002 तथा वर्ष 2006 की बिक्रियों का अंतर कितना था? तो पहले तो अपन लिखेंगे 2004 में बिक्री कितनी है? 2004 में बिक्री है दोस्तों 6 के बराबर में आ रहा है। और फिर 2006 में बिक्री कितनी है? 12, तो अपन ने लिख दिया 2004 में बिक्री 6 इकाई, 2006 में बिक्री 12 इकाई, तो अंतर हो गया 12 - 6 बराबर 6 इकाई। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे वाला है, किस अंतराल में बिक्रियों का अंतर सबसे अधिक है? यानी अंतर सबसे अधिक कितना है? देखो यहाँ से यहाँ 8 और 4 अंतर कितना हो गया? 4। फिर 8 से 6 आया, अंतर कितना हो गया? 2। फिर 6 से कितना आया? 10, तो अंतर कितना हो गया? 4। और यहाँ 10 से 12, तो अंतर 2। तो इन 2 में अंतर है वो ज़्यादा आ रहा है। कौन से? 2003 से 2002 से 2003 और 2004 से 2005। तो अपन इसका लिख देंगे 2002 और 2003 व 2004 2005 के में अंतर 4 इकाई है, सबसे अधिक है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 देखो, एक वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 है। पहले भी ये प्रश्न आ चुका है। तो अपन वर्ग की भुजा क्षेत्रफल क्या होता है, जो सूत्र है वो आपने पहले भी पढ़ लिया होगा, ये प्रश्न इजी है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, कितना दोस्तों? 441 मीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर।
अब वर्ग का क्षेत्रफल की जगह तो 441 लिख दिया, भुजा अपन को ज्ञात करनी है तो भुजा स्क्वायर लिख दिया। अब इसको अपोजिट भी रख सकते हैं, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो भुजा स्क्वायर बराबर 441 मीटर स्क्वायर। अब भुजा इधर स्क्वायर है, वर्ग है तो इधर वर्गमूल हो जाएगा। अब वर्गमूल कर दिया तो क्या होगा, 441 मीटर स्क्वायर का वर्गमूल। 441 का वर्गमूल कितना आता था दोस्तों, 21, और मीटर स्क्वायर का मीटर, तो इसका कितना भुजा कितनी आ गई, 21 मीटर इसकी भुजा हो गई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखो। आकृति एचओपी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी ये भुजा बराबर होगी इसके और ये भुजा बराबर होगी इसके, ये कोण बराबर होगा इसके और ये कोण बराबर होगा इसके। ठीक है दोस्तों, अब देखो एक्स वाई जेड कोणों के मान ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसको पहले आप समझें, बाद में लिखें। तो देखो समझोगे कैसे, देखो दोस्तों ये कोण 70 डिग्री है, ठीक है, और ये कोण 40 डिग्री है। अब मैं यहां से शुरू कर सकता हूं, आप यहां से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहां से कर रहा हूं। देखो सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का, यानी पूरा कोण 180 डिग्री का है। अब इधर वाला कोण 70 डिग्री का है, तो इधर वाला कितना बचा, 180 में से 70 घटा देंगे तो ये कितना बचेगा, 110 डिग्री। ठीक है, अब मैंने कहा समांतर चतुर्भुज में आमने सामने कोण बराबर होते हैं, तो x बराबर क्या आएगा, 110 डिग्री। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये x का मान आ गया, अब देखो इसका मान ज्ञात करेंगे। अब देखो ये जो सेम, आपको देखो ये और ये सेम बन रहे हैं, इसको अपन बोलते हैं संगत कोण, यानी इनकी संगत एक जैसी है, एक जैसे हैं, तो ये संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण 70 डिग्री है तो ये भी 70 रहेगा, तो ये 70 रहेगा तो इसमें 40 तो ऊपर वाला है, तो नीचे वाला कितना बचेगा, 30, तो ये z बराबर 30 आ गया। और ये जो कोण है, ये देखो ये दो समांतर रेखा है, इसको एक प्रतिच्छेदी रेखा काट रही है, तो ये कोण इसके एकांतर कोण कहलाता है। क्या, ये कोण और यानी एक लाइन का अंतर, तो ये एकांतर कोण है, बराबर होते हैं, y बराबर आ गया 40। ठीक है दोस्तों, अब इसको लिखोगे कैसे वो देखना है, समझ में तो आपके आ ही गया होगा। तो अपन लिखेंगे सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री, तो कोण HOP प्लस 70 बराबर 180 डिग्री। अब HOP कहाँ से लिया मैंने, ये कोण देखो HOP, यानी इस कोण का नाम नहीं दिया हुआ, तो ये और 70 दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो HOP कितना आ जाएगा, 180, 70 इधर प्लस में तो माइनस में आएगा, तो 110 डिग्री। अब देखो मैंने बताया था सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अतः x बराबर कोण HOP के बराबर होगा, 110 से आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो संगत कोण का मान बराबर होता है, मैं इसकी और इसकी जो बताया था, अतः कोण ये जो EHO है वो बराबर है किसके, 70 के। ठीक है, तो अब क्या अपन ये कोण Z प्लस 40 बराबर क्या होगा, 70 होगा, तो मैंने लिख दिया Z प्लस 40 बराबर 70, तो Z बराबर क्या आएगा, 70 माइनस 40, क्योंकि इधर प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा 30। ठीक है दोस्तों, इधर उसमें अगले में मैंने बताया था एकांतर कोणों का मान बराबर होता है, इसलिए y बराबर 40 आएगा। ये करने के बाद आप दोबारा लिखें, x बराबर 110 डिग्री आया, y बराबर 40 डिग्री आया, z बराबर 30 डिग्री आया, ये इसका आंसर हो गया। आप अलग से लिखें ताकि एग्जामिनर को आराम से ये दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट था, मैंने इसको सही किया है। 12xy कोष्टक के अंदर 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर को 4xy कोष्टक के अंदर 3x प्लस 4y से विभाजित कीजिए या भाग दीजिए। तो ये प्रश्न मैं पहले भी करवा चुका हूं, तो जो आपने पहले देख लिया होगा, तो ये प्रश्न अपन करते हैं। तो देखो पिछले वाले मॉडल पेपर में भी था ये शायद, तो ये प्रश्न लिखा, बाकी जगह मैंने लगा दिया बट्टा और सेम टू सेम लिख दिया, यानी 12xy कोष्टक के अंदर 9x स्क्वायर माइनस 16y और भाग है मतलब बट्टा है 4xy 3x प्लस 4y लिख दिया। अब देखो दोस्तों xy से xy कट गया और 4 के पहाड़े में 12 3 बार आता है, तो ये कट गया, तो ऊपर क्या बचा 3। और अब देखो ये x स्क्वायर है तो 9 है, तो 9 को भी अपन 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 गुणा 3 बराबर क्या आता है, 9 आता है। तो 9 को क्या लिख दूं, 3 का स्क्वायर, तो ये तो 3 का स्क्वायर हो गया, और x का स्क्वायर है ही, ये अलग अलग स्क्वायर है। अब मैं इसको लिखूं 3x स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर 3 का भी आ गया, x का भी आ गया, तो इसको अब मैं ये लिख सकता हूँ। तो मैंने 9x स्क्वायर को 3x पूरे का स्क्वायर लिख दिया। इसी तरह से 16 का क्या होता है 4, क्योंकि 4 चौक 16, तो 4y का पूरा स्क्वायर लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखो नीचे लिख दिया सेम टू सेम। अब आगे क्या करते हैं, ये जो है आपने एक सर्वसमीका मैंने पहले बताई थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक सर्वसमीका होता है, किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको अपन को a मानना है और इसको अपन को b मानना है। तो पहले लिख दिया 3x प्लस 4y, फिर लिख दिया 3x माइनस 4y। 3x प्लस 4y ऊपर नीचे कट जाएगा, तो क्या बचेगा दोस्तों 3x प्लस 3x माइनस 4y। अब इसको आगे भी हल कर सकते हो, 3 को 3 से गुणा किया 9 और x प्लस माइनस माइनस 3 को 4 से गुणा किया 12 और y इसका आंसर हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में गुणा में
ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। अब ए बी सी का मान अपन ज्ञात करेंगे। देखो 5 को, अब इसके अंदर दिमाग ही लगाना, कोई सूत्र नहीं लगता। 5 को ऐसी संख्या से गुणा करना है कि वही आए। तो देखो 5 को 1 से भी गुणा कर सकता हूं तो 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैं 5 को 5 से गुणा कर सकता हूं तो भी 5 आ जाएगा। तो देखो मैंने यहां लिया 5। अब 5 को 5 से गुणा किया तो कितना है 25, हासिल लगी 2, ठीक है। अब यहाँ जो यहाँ ले वही यहाँ आना चाहिए। तो जैसे इसकी जगह मैं ये 2 ले लूँ तो 5 को 2 से गुणा किया कितना आ जाएगा 10, और 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 12 का 12 आ गया। देखो ए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ एक, यहाँ आ गया होगा समझ में दोस्तों। इसका दिमाग ही लगाना है। तो इसी तरह से मैंने लिख दिया है। आप इस तरह से परीक्षा में करके आए, पहले ए की जगह बी की तीर लगा के 5 लिखें, ए की जगह 2 लिखें, सी की जगह 1 लिखें, फिर इसको ऐसे करें और अलग अलग इसका उत्तर बताएं, ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न में मैंने ये 8वां प्रश्न सेकंड वाला लिया है। राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद में उनके आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा, तो उनके वर्तमान आयु क्या है। तो दोस्तों ये प्रश्न शायद पहले भी आ गया था, बार बार आ रहा है तो शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, राहुल और हारून की जो आप ऐसे प्रश्न आए तो उसमें अनुपात दिया हो तो उसी अनुपात में उसकी आयु माने। तो राहुल व हारून की आयु का अनुपात कितना है 5:7। तो मैंने लिख दिया दोस्तों राहुल व हारून की आयु का अनुपात है 5:7। अतः मान लिया राहुल की वर्तमान आयु अनुपात, राहुल का पहला नंबर है तो पहला अनुपात 5 तो 5x। हारून की वर्तमान आयु, आप डैश डैश ना लिखें, ऊपर लिखें वर्तमान आयु, दूसरा 7x। 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें 4 4 जुड़ जाएंगे। तो 4 वर्ष बाद में राहुल की आयु 5x + 4 और हारून की आयु 7x + 4। अब प्रश्नानुसार क्या हो रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है 4 वर्ष बाद में उनके आयु का योग 56 वर्ष है। तो 4 वर्ष बाद में अपने पास आयु कितनी आई 5x + 4 और 7x + 4, इन दोनों का योग कितना है 56। बस इस समीकरण को हल कर दो और ये समीकरण बनाना ही मैंने। अब देखो 5x और 7x 12x, 8 4 4 8 बराबर 56। 8 इधर माइनस में चला जाएगा तो कितना बचेगा 48, तो 12x बराबर 48। तो x बराबर ये 12 गुणा में तो ये भाग में आ जाएगा, 48 में 12 का भाग देंगे 4 आएगा, तो x बराबर 4 आया। तो राहुल की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों, अपन ने कितनी ली थी 5x, तो 5x, x की जगह आपको रखना 4, तो 5 गुणा 4 20 वर्ष। और हारून की वर्तमान आयु 7x ली थी, तो 7 और x की जगह 4 रखा, 7 चौके 28 वर्ष, ये इसका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। अगले वाला 21वां प्रश्न है, इसमें मैंने सेकंड प्रश्न लिया है दोस्तों। देखो संलग्न पाई चार्ट में एक महीने में एक परिवार के विभिन्न मदों में व्यय व उनकी बचत प्रतिशत में दर्शाई गई है। यानी कोई परिवार है, प्रतिशत है मतलब 100 है, यानी ये दे रखा है 100 रुपये कमाई में से। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक 100, तो आगे जितना होगा उतना कर लेंगे। अभी 100 रुपये, अगर कोई आदमी 100 रुपये कमाता है तो अपने परिवार के खर्च करता है तो 15, देखो उसके 10 रुपये यानी 10% यानी 100 के 10 कपड़े में खर्च करता है, भोजन में 25% यानी 100 के 25 खर्च करता है, शिक्षा में भी 15% खर्च करता है, मकान किराए में 10%, परिवहन में 5% और अदर जो खर्चे आते हैं अन्य खर्चे उनको 20% और उसके बच जाते हैं 15%, यानी 15 रुपये 100 में से बचे जाते हैं। अब ये प्रश्न पूछ रहा है तो यह है कि किस मद में वे सबसे अधिक है, तो सबसे बड़ा प्रतिशत कौन सा वही देखना है। तो देखो दोस्तों सबसे बड़ा प्रतिशत क्या है, भोजन, तो भोजन में सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है तो अपन लिखेंगे भोजन में वे सबसे अधिक है, ठीक है, लिख दोगे। अब इसी तरह से किस मद का वे परिवार की बचत के बराबर है, तो परिवार की बचत कितनी है 15%। अब और 15% का है बच्चों की शिक्षा, तो अपन लिखेंगे बच्चों की शिक्षा का वे परिवार की बचत प्रतिशत के बराबर है। ये 2 प्रश्न है इजी। तीसरा प्रश्न थोड़ा बढ़ के आ रहा है, क्या है परिवार की मासिक बचत 3000 रुपये है। मासिक बचत कितनी है दोस्तों 3000 रुपये, और प्रतिशत में कितना है 15। तो कपड़े, परिवहन, भोजन पर हुआ मासिक व्यय क्या होगा। अब देखो दोस्तों इसको समझना क्या है, पहले आपको देखना है कि वो टोटल कमा कितना रहा है, ठीक है। मान लेता हूं कि वो x रुपये कमा रहा है, तो x का 15% क्या है 3000 रुपये। क्यों, क्योंकि बचत 3000, ये लाइन आपको समझनी है। क्या समझोगे, देखो मैं इधर दिखाता हूं आपको, ये तो 2 ही हो गए, सबसे अधिक व्यय 25% हुआ और भोजन पर हुआ और ये शिक्षा के बराबर। अब देखो दोस्तों बचत कितनी है 3000 रुपये, बचत प्रतिशत कितना है 15%। तो अपन ने माना कुल राशि है जो परिवार की जो आय है वो है x। अब x का 15% ही 3000 है, वापस बोल रहा हूं x का 15% 3000 है, क्योंकि x कमा रहा है और बचत 15% है, वो कितने रुपए में जा रही है 3000 में। तो आपको लिखना है x का 15% बराबर 3000, यानी मैंने बताया का की जगह गुणा लगाना है, नहीं x गुणा 15/100 बराबर 3000। तो अब देखो दोस्तों ये इधर गुणा में है तो इधर भाग में आएगा, तो भाग में आएगा मतलब अंश का हर बन जाएगा और हर का अंश बन जाएगा। तो देखो ये भाग है,
ये इधर गुणा में चला गया, ये गुणा है, इधर भाग में आ गया। ठीक है, अब देखो दोस्तों 15 से ये 3000, देखो इसको कैसे काटना है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 और 2 जीरो बच गई 2, तो 200 गुणा 100, 200 गुणा 100 लिखा तो कितना आ गया 20,000। तो परिवार की मासिक आय कितनी है दोस्तों 20,000 है। अब कुल राशि उसके पास है 20,000 रुपए। अब देखो अब क्या क्या खर्च कर रहा है, कपड़े में किसके लिए पूछा है, परिवहन में। तो परिवहन में दोस्तों कितना खर्च कर रहा है, देखो इधर परिवहन में खर्च कर रहा है 5%, तो 20,000 का 5%, देखो मैंने पहले बहुत कपड़ा कर दिया था अपने परिवहन, हाँ परिवहन देख लो 5% है, यानी 5/100 गुणा 20,000। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 गुणा 200 बराबर 1,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, सेकंड नंबर क्या है, भोजन पर क्या खर्च कर रहा है, तो भोजन पर वे कितना है दोस्तों 25%, तो 25/100 गुणा 20,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 गुणा 200 क्या आएगा 5,000। और फिर क्या है दोस्तों, कपड़ों पर वे छोड़ ही दिया था, ऊपर से ही लिखा है, कपड़ों पर वे कितना है दोस्तों, कपड़ों पर वे है अपना 10%, तो देखो 10/100 गुणा 20,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना है दोस्तों 2,000 रुपये ये आ गए। ये हो गया इसका आंसर। दोस्तों ये प्रश्न ज़्यादा आते हैं, इसको अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके वापस देख लेना। अगला लास्ट प्रश्न है दोस्तों इसका मॉडल पेपर का, इसके अंदर नहीं सॉरी 2 प्रश्न है, 22वां प्रश्न है, 22वें के अंदर मैंने ये लिया, सरल कीजिए a + b कोष्टक के अंदर है, फिर 2a - 3b + c और फिर -2a - 3b और कोष्टक के बाहर c, इसको हल करना है। देखो इसको कैसे हल करेंगे अपन, ऐसा कैसा सेम सवाल लिख लिया है मैंने आपको आंसर। अब देखो दोस्तों ये माइनस है, ये आपस में गुणा में है और ये आपस में गुणा में है, क्योंकि कोष्टक है इसका मतलब गुणा है। तो अपन बोर्डमास के नियम के अनुसार पहले गुणा करते हैं, तो इन दोनों को पहले हल करेंगे और इन दोनों को पहले हल करेंगे, फिर इनकी बाकी करेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था कि ये इसका पद पूरे से गुणा है और इसका दूसरा पद भी पूरे से गुणा है, तो मैंने ये 1 लिखा और ऐसा कैसा यहाँ लिख दिया, फिर +b लिखा और ऐसा कैसा यहाँ लिख दिया, माइनस। अब देखो या तो 2a c से गुणा में है तो 2ac, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 2a तो आएगा 3bc, 3bc। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसको गुणा करते हैं, a 2a तो 2 का 2 आ गया, a और a² आ गया। इसी तरह से दोस्तों -3 का -3 आ गया, ab, फिर दोस्तों प्लस ac। इसी तरह से दोस्तों प्लस और 2 क्या हुआ दोस्तों 2ab प्लस माइनस 3b² प्लस bc, और ये -2ac + 3bc सेम टू सेम आ गया। अब इसको हल कर लो, समान हो तो देखो 2a² और कोई है क्या, अंदर कुछ नहीं है तो 2a² लिख दिया। अब देखो ab और कोई है क्या, देखो ये ab, तो 2ab प्लस का और 3ab माइनस का, तो माइनस होगा, 1 प्लस और 1 माइनस, तो माइनस हो गया, तो माइनस का 1ab बचेगा, क्योंकि 1ab बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे, किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस बड़ा है। ठीक है, अब AC देखो प्लस का AC 1 है, माइनस का 2AC, इसमें भी देखो प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यानी 2AC में से 1AC घटाएंगे तो 1AC बचेगा, किसका बड़े वाले का माइनस का, तो माइनस का 1AC। ठीक है दोस्तों, अब किसका नंबर -3 b² वो है ही नहीं, तो -3b² लिख दिया। और क्या है दोस्तों BC ये रहा और BC ये रहा, देखो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 3BC और 1BC कितने हो गए 4BC हो गए दोस्तों। अब देखते हैं अंतिम प्रश्न ग्राफ बनाना है, तो मैंने ये लिया है। तो क्या है दोस्तों इसके अंदर आपको देखो दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको ऐसा ग्राफ आता है तो आपको सीधा सा क्या करना, ग्राफ पेपर तो आपको मिलेगा, उसके अंदर इधर वाला एक लाइन खींचना जो कॉमन है सब में खींची जाएगी, दूसरा ऐसे खींचना, यहाँ 0 लिखना, यहाँ लिखना x और यहाँ लिखना yx, ये सब ग्राफों में आएगा, पेपर को प्रश्न को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ आपको कोने में जो कोना होता है लास्ट में उसके अंदर लिखना है पैमाना x 1 सेंटीमीटर, आपके बहुत सारी जगह रहेगी, पूरा पेज आएगा बराबर, ये खाली छोड़ दो, yx 1 सेंटीमीटर बराबर, ये भी खाली छोड़ दो। ठीक है, ये परफॉर्मा सब ग्राफ में आएगा, चाहे सवाल कुछ भी हो। ठीक है, अब देखो यहाँ आपके जो लिखे रहते हैं ग्राफ में, तो आप देखो 1 कॉलम 2 3 4 5, ये 5 दिया है, 5 वर्ष तक तो अपन 1 एक्स्ट्रा ले लेते हैं। अब जो पहली लाइन दे रखी है वो यहाँ लिखनी है, क्या है समय वर्ष में, तो मैं लिखा समय वर्ष में, और क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 6 एक्स्ट्रा लिख देते हैं। इसमें y अक्ष पर नीचे वाली लिखनी है, y अक्ष पर क्या है साधारण ब्याज रुपए, तो अपन इधर लिखेंगे साधारण ब्याज रुपए में। ठीक है दोस्तों, तो आप साधारण ब्याज रुपए में लिखेंगे, और फिर यहाँ भी देखो 1 कॉलम 2 कॉलम आपके आते हैं, ये कॉलम चलते रहते हैं, तो यहाँ 60 का पाड़ा चल रहा है, तो 60 120 180 240
300 और एक एक्स्ट्रा 360 कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब 1 और 60 जहाँ मिल रहे हैं वहाँ डॉट लगा के कर दो, फिर ये लगा दो, फिर 3 और 180 मिल रहे हैं दोस्तों, आपके वहाँ ग्राफ मिलेगा तो सीधे सीधे आपको मिल जाएंगे। 4, ये समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, देखो 1 और 60 है तो 1 और 60 जहाँ मिलेंगे वहाँ डॉट लगा के घोड़ा लगाना। 2 और 120, 2 और 120 जहाँ आके मिलेंगे डॉट लगा के घोड़ा। 3 और 180 तो 3 और 180 जहाँ मिलेंगे डॉट लगा के गुणा। और 4 और 240 तो 4 और 240 मिल रहे हैं वहाँ डॉट लगा के गुणा। आपको ये लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, वहाँ आएंगी लाइनें। और 5 और 300 जहाँ मिल रहे हैं वहाँ डॉट लगा के गुणा। अब इन सबको आपको स्केल लेके मिला देना है। अब देखो, अब यहाँ बराबर बराबर खाली छोटा, उसकी जगह क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस पर क्या है, ये है, क्या है, एक कॉलम 1 सेंटीमीटर, यानी एक कॉलम एक किसका पाड़ा बोल रहे हैं, 1 का पाड़ा बोल रहे हैं, क्या है, वर्ष है, 1 वर्ष, क्योंकि वर्ष में है ना। इधर किसका पाड़ा बोल रहे हैं, 60 का, वाई एक्स पर तो 60 क्या है, रुपया। ये हो गया दोस्तों। इसके अलावा मैंने ये बना रखा है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया मॉडल पेपर नंबर 4। तो इसके अलावा अपन मॉडल पेपर नंबर 5 भी करेंगे, क्योंकि 5 मॉडल पेपर आए हैं। फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे दोस्तों, विज्ञान के और अन्य सब्जेक्ट के भी करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे वाला जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि वीडियो जब भी डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो देख सकते हैं। आपको वीडियो सर्च नहीं करना पड़ेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।